वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। इससे पहले मैंने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मध्य पाषाण काल से हम क्या समझते हैं? तो जो पुरा पाषाण युग और नव पाषाण युग का जो संधि काल होता है ना, इसके बीच में जो संधि काल रहती है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक एज, ठीक है। और यह वस्तुतः पुरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। संक्रमण मतलब ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण काल। पुरा पाषाण और नव पाषाण युग के संक्रमण काल को हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसका काल इसी से निर्धारित किया गया है। और उच्च पाषाण युग की समाप्ति लगभग 9000 ईस्वी पूर्व में हिमयुग के अंत के साथ हुआ, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? उच्च पाषाण युग। तो वो क्या होता है कि वो हिमयुग जैसे ही समाप्त होता है उसके साथ ही वो समाप्त हो जाता है। अगर उसके काल की हम बात करें तो उसका काल, जब उसकी समाप्ति हुई तो उसका काल लगभग 9000 ईस्वी पूर्व रहा होगा, ठीक है। और जलवायु अब पूर्व की अपेक्षा गर्म हो रही थी। मतलब पूर्व की अपेक्षा जो हमने पुरा पाषाण काल में देखा, तो इस काल में क्या हुआ कि उसकी अपेक्षा इस काल में जो गर्म एवं शुष्क जो हो गई थी, मतलब जलवायु में परिवर्तन हुआ और वो गर्म और शुष्क हो गई। जलवायु के परिवर्तन के कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जितनी वनस्पति पशु पक्षी जितने रहते हैं, उनमें भी परिवर्तन आए, वो हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुरा पाषाण युग और नव पाषाण युग का संधि काल क्या कहलाता है? मध्य पाषाण युग कहलाता है, ठीक है। मेसोलिथिक एज। हिमयुग के अंत के पश्चात मध्य पाषाण काल प्रारंभ हुआ। ये तो हमने देखा कि हिमयुग जब समाप्त होता है, मतलब पुरा पाषाण युग में जब हिमयुग समाप्त होता है तो मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हो जाता है। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ मिलती है हमें? 1867 ईस्वी में हुई, ठीक है। और जब C.L. कार्लाइल, ठीक है, तो किसने किया? C.L. कार्लाइल ने किया। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इन्होंने क्या किया? C.L. कार्लाइल ने क्या किया कि विंध्य क्षेत्र में उन्होंने पाषाण उपकरण खोज निकाले। और इस काल का औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। मतलब मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो छोटे पत्थरों से बने हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक। ये इम्पॉर्टेंट है। जिस काल में औजार छोटे पत्थरों से बने हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक, ठीक है, या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि माइक्रोलिथिक कैसे कहते हैं और मेसोलिथिक कैसे कहते हैं। भारत में मानव के अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए। तो सर्वप्रथम अस्थि पंजर जो मानव का सर्वप्रथम हमें कब प्राप्त हुआ? किस काल में? तो ये मध्य पाषाण काल से ही हमें प्राप्त हुआ है। और मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। तो मध्य पाषाण युगीन में जितने भी औजार बने हैं उसकी तकनीक को हम क्या कहते हैं? फ्लूटिंग, ठीक है। और इस काल के सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय था, ठीक है। तो इस काल में जितने भी औजार बने हैं वो अधिकतर ज्यामिति हैं, ठीक है। और जिसमें हम उदाहरण के लिए अगर ले सकें तो ब्लेड, क्रॉट, त्रिकोण, नवचंद्राकार तथा समलम औजार प्रमुख है। ये सारे प्रमुख औजार है, ठीक है। आगे देखते हैं। जलवायु में परिवर्तन हुए उसके कारण पेड़ पौधे, वनस्पति तथा पशु पक्षियों में भी परिवर्तन हुए। अब जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, हिमयुग की समाप्ति होती है और जलवायु सूक्ष्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे और वनस्पति, पशु पक्षियों में भी परिवर्तन होते हैं। और बर्फ के स्थान पर
क्या होता है कि घास युक्त मैदान हो जाते हैं एवं जंगल उगने लगते हैं। हिमयुग के विशालकाय जानवरों जैसे मैमथ, ठीक है, जो उस काल में हिमयुग में बहुत सारे जानवर थे जो विशालमय थे, जैसे अब हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं मैमथ, रेनडियर आदि के स्थान पर क्या हुआ कि छोटे छोटे जानवर हुए, जैसे खरगोश, हिरन, बकरी आदि का जन्म हुआ। और इन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए छोटे औजारों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो जैसे मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे जानवरों का जन्म हुआ, तो उस समय हथियारों की आवश्यकता पड़ी, तो वो भी छोटे औजारों का प्रयोग करने लगे, ठीक है। और अतः मनुष्यों में छोटे पाषाण हथियारों को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स का आविष्कार होता है, ठीक है। और इन हथियारों में प्रमुख क्या थे, तो प्रमुख थे बेदनी, जिसे पॉइंट्स कहा जाता है, एक धार, फलक जिसे बेक्ड ब्लेड कहते हैं, अर्धचंद्राकार जिसे लूनेट कहते हैं, खोदक जिसे इनग्रेवर कहते हैं, और क्रेसेंट इत्यादि। तो इन सब ये जो हथियार थे, पॉइंट्स, एक धार, फलक, अर्धचंद्राकार, खोदक, क्रेसेंट, ये सब क्या थे, प्रमुख हथियार थे मध्य पाषाण काल के, ठीक है। और इन हथियारों को ज़्यादा उपयोगी और सुविधाजनक बनाने के लिए इन्हें लकड़ी तथा हड्डी के हथौड़ में नियत किया गया था। तो इन हथियारों को ज़्यादा उपयोग हो सके और उन्हें ज़्यादा सुविधा हो सके, ठीक है, बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि लकड़ी तथा हड्डी के हथौड़ से उन्हें बनाया गया, ठीक है, उसके मदद से। इसी काल में मनुष्य ने क्या किया कि तीर धनुष का प्रयोग सीखा और इसका विकास किया। अब मध्य पाषाण काल में ही इन्होंने क्या बनाया, तीर धनुष का प्रयोग सीखा और इसका विकास किया। मध्य पाषाण कालीन उपकरण या औजार पेशावर से लेकर दक्षिण में तिरुनेलवेली जिला तक एवं पश्चिम में कराची से पूर्व बिहार के सरायकेला तक प्राप्त हुए हैं। तो ये जो औजार हैं, मध्य पाषाण कालीन उपकरण या फिर औजार, ये पेशावर से लेकर दक्षिण में तिरुनेलवेली जिला में मिले हैं, एवं पश्चिम में हमें कराची में मिले हैं, एवं पूर्व में हमें बिहार के सरायकेला तक प्राप्त हुए हैं। मतलब मध्य पाषाण कालीन उपकरण हमें इन प्रमुख जगहों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भारत में मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण पाषाण कालीन प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन के, तो वो कौन से हैं, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लंगनाच गुजरात, टेरी समूह तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, मोरहाना पहाड़, सराय नाहर राय, महादहा उत्तर प्रदेश इत्यादि। तो ये सारे मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, इन्हें याद रखना है। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार, मछली पकड़ने तथा खाद्य संग्रहण पर निर्भर रहते थे। तो ये लोग किन चीज़ों पर निर्भर रहते थे, ये शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे तथा खाद्य संग्रहण पर निर्भर रहते थे। मतलब वो अपने खाने की सामग्री को एकत्रित करते थे। इस काल में आगे चलकर वे कृषि कार्य और स्थायी विकास का निर्माण अभी भी मानव ने प्रारंभ नहीं किया था। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मध्य पाषाण काल के लोगों ने अभी तक उन्होंने कृषि कार्य शुरू नहीं किया था और वो उनका कोई स्थायी विकास नहीं हुआ था, वो किसी एक जगह पर नहीं टिकते थे, उनका कोई स्थायी विकास का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में जो सांभर झील है उस जगह पर कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें
नरखा, गोविंदगढ़ तथा लेखवा ये सब प्रमुख है, ठीक है, जो राजस्थान में पाए गए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। तो राजस्थान में हमें सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मध्य पाषाण कालीन में पालतू पशु उस काल का कुत्ता बनाया गया। तो उस काल में मध्य पाषाण कालीन लोगों ने, मतलब मानव ने पालतू पशु बनाया, तो सबसे पहला पालतू पशु उन्होंने कुत्ते को बनाया, ठीक है। मध्य पाषाण काल के मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा आरंभ की। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ, मतलब बहुत सारे रिवाजों के साथ शवों को दफनाने का उन्होंने प्रथा प्रारंभ किया। और मध्य भारत के लेखनियों से मध्य पाषाण कालीन शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसका साक्ष्य भी पाया गया है। ये कहाँ पाया गया है? लेखनिया में, ठीक है। इसमें साक्ष्य मिला है कि शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं उसमें हमें चित्रकारी के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। और भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब इस कहाँ पे स्थित है अगर उसकी बात की जाए तो ये चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। मतलब भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने क्या किया कि उनके शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया, ठीक है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। मतलब उन गुफाओं में उनके जीवन, उस काल के जीवन के जितने भी विविध रंग थे, ठीक है, उनकी पेंटिंग को उन दीवारों पर उकेरा गया है, मतलब बनाया गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र भी मिले हैं। और इस काल के लोगों ने गहरे लाल, हरे, उजले तथा पीले रंगों का प्रयोग किया था। तो उस काल के लोगों ने कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया था? गहरे लाल, हरे, उजले तथा पीले रंग, ठीक है। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि मध्य पाषाण कालीन के लोगों ने भी बहुत विकास किया है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल यहीं पे आज समाप्त होता है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताऊंगी, नव पाषाण काल के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने पूरा पाषाण काल के लिए बनाया है उसे नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है नव पाषाण काल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।